बेटे कल हम लोगों ने दो शब्द सीखा था। हमने कहा था आपसे कि थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी में कुछ वर्ड सीखने पड़ते हैं बेटा। उस टर्मिनोलॉजी से भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ये टर्मिनोलॉजी वाली चीज़ें चल रही हैं। तो कल हम लोगों ने जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सीखा था, जिसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक है एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए ये हो सकती है बेटा कि दो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो मैं अगर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दूँ, एक इंफॉर्मेशन, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो। मान लीजिए आपने एक जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ लिखा बेटा आपने, और दूसरा यहाँ इसको डिवाइड अगर आपने किया, दूसरी यहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका एक एग्जांपल चलिए हम आपको देते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि डेंसिटी जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, है ना। ये बात सभी को पता है कि मास अपान वॉल्यूम, ये छोटा सा फार्मूला। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पिछले वाले लेक्चर से, इसका कनेक्शन इस लेक्चर का, राइट। तो हम छोटे छोटे वर्ड सीखेंगे, और मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो वर्ड सीख लिए। तो चलिए हम तीसरा वर्ड सीखते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, राइट। तो जो तीसरा वर्ड हम लोग अभी सीखने वाले हैं तुरंत, तो वो है आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन, या हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट वेरिएबल, राइट। तो चलिए हम जो है थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करते हैं। तो तीसरा वर्ड है ये आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है टू टाइप का है, राइट। तो ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जैसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जिससे हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, है ना। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन से हम एक्सप्लेन करते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन से हम एक्सप्लेन करते हैं किसके किसके विषय में, अबाउट सिस्टम के विषय में, और उसका जो उसमें जो प्रोसेस हुआ है, चेंज हुआ है, उसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो ये दो टाइप का, एक तो है पाथ फंक्शन और दूसरा है स्टेट फंक्शन। तो ए और बी। तो एक है पाथ फंक्शन, ये है आपका पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन हम किसे बोलेंगे, जो पथ पर डिपेंड करे, राइट। तो डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ। तो जो जिसकी वैल्यू पथ पर डिपेंड करे, वैल्यू, ये हम ऐसे बोल सकते हैं, फंक्शंस हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन पाथ, है ना। चलिए सेंटेंस पूरा कर देते हैं। तो फंक्शंस हुज
वैल्यूज डिपेंड अपॉन पाथ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा पाथ फंक्शन का वर्क, है ना। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वर्क। वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन दूसरा क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है? जिसकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड करे, है ना। तो फंक्शंस हुज वैल्यूज, फंक्शंस फंक्शंस हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन what? State of the system, state of the system। तो हम क्या क्या इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है ना। whose values depend upon path, है ना। तो functions whose values depend upon the state of the system। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, नॉर्मली हम समझने के लिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंटरनल एनर्जी, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंटरनल एनर्जी, फिर इंथैल्पी, फिर गिब्स फ्री एनर्जी या एंट्रोपी। ये सब क्या किसमें आएगा? स्टेट फंक्शन में आएगा और ये पाथ फंक्शन में आएगा। जैसे समझने के लिए ये वर्क जो है किस पथ से सिस्टम चल रहा है, वर्क उस पथ पर डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन में जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ, हम यहाँ एक एग्जांपल देकर के आपको समझाते हैं। सपोज करिए ये कोई सिस्टम है ना। इसने एक प्रोसेस किया, ये सिस्टम यहाँ पर पहुँच गया, ये अगली प्रोसेस में सिस्टम यहाँ पहुँच गया, है ना। और ये नेक्स्ट प्रोसेस में सिस्टम यहाँ पर पहुँच गया। तो फाइनली अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच गया तो इस पूरे प्रोसेस के बावजूद भी, है ना, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटे डेल्टा एच की वैल्यू 0, डेल्टा यू की वैल्यू 0, है ना, डेल्टा एस की वैल्यू 0। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पर की जाए, राइट, यहाँ पर इस वर्क के लिए जिसकी की वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है कि कैसे वो किस पाथ से घूम करके वो सिस्टम अपने पोजीशन पर आ रहा है, तो पाथ पर ये डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करिए कि कोई एक सिस्टम हम ए से, ये कोई मान लो एक सिस्टम है, मान लो कि ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हम सिस्टम 1 इस दूसरी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास जितना पाथ होगा, अगर हम इसे डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दें तो हमें कम वर्क करना होगा, W1 मान लेते हैं। अगर हम इसको घूम करके इस प्रकार यहाँ पहुँचाते हैं तो यहाँ जो W2 होगा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी घुमाव आया। हम इसको ले चल करके यहाँ से घुमा करके अगर हम पहुँचाएँ तो ये W3 और भी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स पाथ। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि W3 ग्रेटर दैन W2 ग्रेटर दैन W1। मीन्स इस जो ये आपका पाथ फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये पाथ पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू पथ पर या पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो फिर ये आपने तीसरा वर्ड समझ लिया, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, या इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है स्टेट वेरिएबल, राइट। तो इसी को एक दूसरा भी नाम दिया गया है, आप कह सकते हैं इसको, ये क्या है, स्टेट वेरिएबल। लेकिन
को डिफाइन करने के लिए जो बहुत सारे वेरिएबल थर्मोडाइनेमिक्स में यूज किए जाते हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो आपने तीसरा वर्ड समझ लिया, थर्मोडाइनेमिक फंक्शन। मुझे लग रहा है कि अगर कहीं पर डिस्टिंग्विश करना होगा तो आप आराम से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चौथा वर्ड देख लेते हैं जल्दी से, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो फोर्थ वर्ड है, ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जैसे एक बार अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अगेन रिवीजन करते हैं बेटा, एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जिस चैप्टर को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। टीचर ट्राई करता है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही बार में आपके कंसेप्ट को क्लियर करूँ, लेकिन वास्तविकता में बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आपके सामने, इसीलिए फर्स्ट में मैंने एक एट अ ग्लांस, एक आप कह सकते हैं कि केवल एक ही पेज में मैंने सब कुछ लिखने का प्रयास और कनेक्शन बिठाने का प्रयास किया है, लेकिन वो डीप नॉलेज नहीं हो सकता, वो सरफेशियल मीन्स पार्शियल नॉलेज हो सकता है। तो चलिए हम लोग जो है चौथा वर्ड यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से। ये फोर्थ वर्ड आपके सामने आएगा, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, अब देखिए इक्विलिब्रियम एक चैप्टर ही है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सीधी सी बात है कि ये इतना बड़ा वर्ड है कि छोटी मोटी जानकारी से कंप्लीट नहीं होता। हालांकि वहाँ पर उस चैप्टर का अपना एक दूसरा उद्देश्य है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फिजिक्स में देखिए, जैसे किसी भी बॉडी पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो हम कहते हैं क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। अगर आप बीमार पड़ गए हो तो हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। और आप देखें, जैसे मान लीजिए फैन ऊपर चल रहा है तो वो तभी तक फैन आपको हवा देगा जब तक उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मीन्स जितना उस पर नीचे फोर्स लग रहा है उतना ऊपर। अच्छा, केमिस्ट्री में रिएक्शन, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस रेट से प्रोसीड कर रही है, अगर उसी रेट से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। तो यहाँ ये एक बड़ा वर्ड है और आप कह सकते हैं कि ये थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में इस्टेब्लिश तभी होगा, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में इस्टेब्लिश तभी होगा जब थ्री टाइप के इक्विलिब्रियम एक साथ उसमें इस्टेब्लिश हों। हम फिर से आपको समझाते हैं कि ये थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम अचीव इस इक्विलिब्रियम को तब करेगा, है ना। तो इस इक्विलिब्रियम को कोई सिस्टम अचीव करता है, राइट। तो एनी सिस्टम कैन अचीव थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए we can say any system has achieved thermodynamic equilibrium. We can say any system has achieved thermodynamic equilibrium. तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन, है ना, ये कब अचीव करेगा, जब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक साथ तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका हो, है ना। तो एक साथ ये तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम को अगर एक साथ वो अचीव कर जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ एनी सिस्टम हैज अचीव्ड थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ एनी सिस्टम हैज अचीव्ड, हम ऐसा लिख सकते हैं इफ एनी सिस्टम हैज अचीव्ड
achieved three type of equilibrium, three type of equilibrium simultaneously, right? Simultaneously। अगर ऐसा कहा जाए कि इफ एनी सिस्टम हैज अचीव्ड थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, देन वी कैन से सिस्टम हैज अचीव्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम फाइनली क्या कहेंगे कि सिस्टम हैज अचीव्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम ने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक नंबर वन है आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नंबर वन क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नंबर टू क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। नंबर थर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा छोटा मैं आपको समझाने के लिए जानबूझ करके पूरे बोर्ड में इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। आप इसे बहुत कम जगह में भी लिख सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखे, क्योंकि मेरे पास फिर अभी ये व्हाइट बोर्ड ही है। तो आपको बहुत कम शब्द में, बहुत कम जगह में ये तीनों चीज़ें आप अपने पेज में लिख सकते हैं। और अगर हाँ आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, अगर आप हमको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा मेंटेन हो सकता है, राइट? तो थर्मल इक्विलिब्रियम है ना। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये है, बेसिकली इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसका एक पार्ट दूसरे पर वर्क ना करता हो, है ना। तो हम जल्दी से इसको लिख देते हैं। when one part of system does not work on other part of system, when one part of system does not work on the other part of the system, ड्यूरिंग प्रोसेस, है ना। ड्यूरिंग प्रोसेस चलिए, एक में हमने पूरी लैंग्वेज लिख दिया, अगले में आप ये लैंग्वेज यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय इसमें नहीं एक्सपेंस करेंगे, हम चौथा वर्ड सीख रहे हैं, राइट। तो जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या हुआ? जस्ट सपोज दैट कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर कोई सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, अगर उसमें उस सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर वर्क करने लगे, तो हम कहेंगे कि सिस्टम ने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया है। अगर वो वर्क ना करे, मैंने क्या लिखा, ये जैसा कि मैं इस चीज़ को बोल भी रहा हूँ कि यहाँ पर डज नॉट वर्क, है ना, डज नॉट वर्क ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हैज अचीव्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात क्या कब होगी? जब ये ड्यूरिंग प्रोसेस इसका केमिकल कंपोजिशन जब चेंज ना हो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग होल प्रोसेस, देन वी कैन से सिस्टम हैज अचीव्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इफ केमिकल कंपोजिशन of system does not change during whole process, does not change during whole process,
है ना, whole process. Then we can say system has achieved chemical equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या कहेंगे, अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग होल thermodynamic process, then we can say the system has achieved thermal equilibrium. If these three types of, you can say simply, इसको अगर आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको लिखना चाहिए, है ना। इस दो लैंग्वेज को आप देख करके वो तीसरा वाला आप लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ तो वो केवल और केवल थोड़ा सा समय को रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यू कैन से इफ टेम्परेचर ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग होल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देन वी कैन से सिस्टम हैज अचीव्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर जाने के, ये तीन इक्विलिब्रियम एक साथ अचीव कर जाने के बाद हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। तो ये हमने देख लिया बेटा फोर्थ वर्ड, चौथा वर्ड, ठीक बेटा। तो हम लोग जो है अब पांचवा वर्ड देखेंगे। तो पांचवें वर्ड में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, पांचवें वर्ड में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसको हम समराइज कर देंगे और वर्ड जो लिखने हैं आपको उसको हम लेक्चर में बोल देंगे, तो वो आप सुन करके लिख भी सकते हैं, राइट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो यहाँ पर हम एक वर्ड सीखने वाले हैं, वो वर्ड क्या है, थर्मोडा। ये हमने जो है इसके पहले चौथा वर्ड सीख लिया है, तो पांचवा वर्ड बेटा हम इसमें सीखेंगे थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मीन्स, हमसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक, वी कैन से ए ऑपरेशन बाय विच सिस्टम मेक चेंज, राइट, या एक वो प्रोसेस जिसके द्वारा सिस्टम कोई चेंज करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हम सिंपली एन ऑपरेशन by which we can make a change with system, है ना, we can make a change with system। अगर सिस्टम के साथ हम कोई चेंज कर पाए तो वो जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कितने टाइप का प्रोसेस होगा, तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहली अगर हम नंबर 1 बात करें तो हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा क्या बोल सकते हैं, नंबर 3 आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा क्या बोल सकते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, हम ये बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और ये सभी प्रोसेसेस क्या हो सकती हैं, है ना, ये सभी प्रोसेसेस मीन्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, A
बी, हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो ये हम इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस हमें लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है सर्टेन रीजन में कुछ बना दिया जाए, छोटे छोटे सेंटेंस। इस समय बेटा चाहे हम जे एडवांस की बात करें या जे नीट की बात करें, तो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ज़्यादा है, इसके बजाय कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो जो भी क्वेश्चन जे मेंस या नीट में पूछा जा रहा है इस समय, आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रेलिवेंट है ना। तो बहुत टफ क्वेश्चन ना पूछ करके रिलेवेंट क्वेश्चन इस समय ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, जब ड्यूरिंग होल प्रोसेस, है ना। हम कब कहेंगे कि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो ड्यूरिंग होल प्रोसेस, ये वर्ड आप सभी में यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग होल प्रोसेस, ड्यूरिंग होल प्रोसेस। तो ये यहाँ यहाँ के लिए क्या होगा, डेल्टा टी जो है जीरो होना चाहिए। अगर टेम्परेचर जो है उसका कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टी जो है कांस्टेंट है, टी क्या है, कांस्टेंट है। और तभी हम ये कह सकते हैं कि T2 कभी भी हम टेम्परेचर को मेजर करें तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी, ऐसा आप बोल सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस का क्या सेंस हुआ, तो ड्यूरिंग होल प्रोसेस, है ना। तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग होल प्रोसेस इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट देन वी कैन से प्रोसेस इज आइसोबारिक, ऐसा आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी यहाँ जीरो रहेगा। आइसोकोरिक हम कब बोलेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मीन्स जब बी जो है ड्यूरिंग होल प्रोसेस बी अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B2 माइनस B1 दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स क्या होगा, क्यू एक्सचेंज जीरो होगा, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्यू एक्सचेंज अगर ये जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग होल प्रोसेस अगर क्यू एक्सचेंज जीरो है तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस क्या कहेंगे, जब कोई सिस्टम कहीं से भी स्टार्ट करे, कोई प्रोसेस करे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, है ना। तो वहाँ पर वो प्रोसेस साइक्लिक हो जाएगी। जैसे अभी हमने चर्चा भी किया, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है और ये ऐसे ही एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, ये सिस्टम ऐसे ही एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है। सिस्टम ने प्रोसेस ऐसे यू कैन से ए से बी पहुंचा, बी से सी से डी, और डी से वापस कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो यहाँ पर तीन चार चीज़ें क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये सब स्टेट फंक्शन है और इनकी वैल्यू सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करेगी, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो सिस्टम किस पथ से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा, राइट। तो नॉर्मली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेशन में साइक्लिक प्रोसेस मान लीजिए डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, when any system returns at its original position after process, then we can say process is cyclic, and if it is cyclic process then this condition is applicable for this
process. These condition, you can say these conditions are applicable for cyclic process. तो हम लोग जो इसमें डिफरेंस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है और जो लाइंस है ना, तो वो इम्पोर्टेंट होगा। पांचवा वर्ड हम लोगों ने सीख लिया है। तो आइए इस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग कुछ डिफरेंस नोट कर लेते हैं। ठीक बेटा, तो जैसे अगर बोलना हो तो सिर्फ वैसे भी बोल दिया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका नोट्स बने, तो आप नोट्स बनाएं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़रूर लिखें। तो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं, जो डिफरेंस पॉसिबल है। तो हम लोग इधर लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए जैसे नॉर्मली क्या है, पहली चीज तो हमें ये समझना है कि ये आइडियल प्रोसेस है और 100% रिवर्सिबल प्रोसेस ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि ये क्या है, दीज प्रोसेसेस आर, है ना, ये जो प्रोसेस है वो रियल आइडियल प्रोसेसेस, दीज प्रोसेसेस आर आइडियल इन नेचर। तो दीज प्रोसेसेस आर आइडियल इन नेचर, है ना। तो ये क्या है, ये आइडियल नहीं, ये रियल प्रोसेस है। दीज प्रोसेसेस आर रियल इन नेचर, दीज प्रोसेसेस आर, दीज प्रोसेसेस, है ना, दीज प्रोसेसेस आर रियल इन नेचर, रियल इन नेचर, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं संभव है। तो 100% रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल। 100% रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, लेकिन 100% इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर पॉसिबल। 100% इरिवर्सिबल, 100% इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस से यहाँ क्या सेंस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस से क्या सेंस है यहाँ पर बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो 100% इरिवर्सिबल processes are possible। ये जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वर्क ऑब्टेन्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो वर्क हमें मिलेगा, वर्क ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस, है ना, वर्क ऑब्टेन्ड by this process is always, work obtained by this process is always greater than, is always maximum, is always, work obtained by this process is always maximum। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड होगा, वर्क इज ऑलवेज मैक्सिमम। यहाँ पर जो भी वर्क ऑब्टेन्ड होगा तो इस प्रोसेस से, तो वो ऑलवेज लेस देन
मीन्स W हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ऑलवेज की कंडीशन है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि W इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल ऑलवेज लेस देन W रिवर्सिबल ऑलवेज। ठीक है बेटा, ये मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है ना, ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है। दीज प्रोसेसेस आर मल्टी डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। दीज प्रोसेसेस आर यूनी डायरेक्शनल प्रोसेसेस, यूनी डायरेक्शनल। अब हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेसेस इनफिनाइट स्टेप में कंप्लीट होंगी, है ना, तो ये कंप्लीटेड इन इनफिनाइट स्टेप। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इनफिनाइट स्टेप होगा तो फिर वो कभी कंप्लीट ही ना हो। लेकिन अब ये एक सेंटेंस है, तो कंप्लीटेड, ये प्रोसेसेस कब कंप्लीट होंगी, कंप्लीटेड इन इनफिनाइट स्टेप, है ना, इनफिनाइट स्टेप्स। ये प्रोसेसेस किस में कंप्लीट हो जाएंगी, फिनाइट स्टेप, फ्यू स्टेप्स कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन फ्यू स्टेप, फ्यू स्टेप, कुछ ही स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। ड्राइविंग फोर्स को अगर वापस कर लिया जाए, अगर ड्राइविंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो ये प्रोसेस रिवर्स कर जाएंगी, है ना, रिवर्सिबल भी हो। अगर हम ड्राइविंग फोर्स को यहाँ रिमूव कर दें, ड्राइविंग फोर्स को अगर हम, ड्राइविंग फोर्स को अगर हम रिमूव कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। या काज को हम अगर हटा दें तो ये रिवर्स कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ड्राइविंग फोर्स को रिमूव करने के बाद भी वो प्रोसेस उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना। ड्राइविंग फोर्स को अगर हम हटा दें तो भी वो रिवर्स नहीं करेगी, है ना। तो कुछ ये डिफरेंसेस हैं। और मीन्स यहाँ ये फिर से मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जैसे सपोज करिए कि फिर ये अगर पॉसिबल नहीं तो ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने क्या देखा, क्योंकि ऑलवेज, ऑलवेज मैक्सिमम, ये लाइन आप इसे समझे ध्यान से कि हमें क्या चाहिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस ये तो बताना ही है। और ये भी मीन्स जो इंजन का फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स का ही साइंस है वो, तो उसी साइंस से इंजन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें मैक्सिमम वर्क कैसे प्राप्त हो, तो मीन्स कोई प्रोसेस जो है वो 100% रिवर्सिबल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि वो रिवर्सिबल हो, है ना। तो वो मान लीजिए कुछ परसेंट रिवर्सिबल हो, है ना, 90% रिवर्सिबल हो, तो जो वर्क ऑब्टेन्ड होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। यानी वर्क को मैक्सिमम करने के लिए हम ये चाहेंगे कि प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल टाइप की हो। तो इसलिए ये पढ़ना क्या हो रहा है, आवश्यक हो रहा है। मीन्स हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो किस तरफ शिफ्ट करे, रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ शिफ्ट करे, तभी हम उससे मैक्सिमम वर्क गेन कर पाएंगे, राइट। तो ये हमने पांचवा वर्ड सीख लिया बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट। तो हम जो है नेक्स्ट वर्ड भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हम क्या सीखेंगे, 6 नंबर का वर्ड। तो जैसे हमें इसमें अब सीखना है इंटरनल एनर्जी, एक वर्ड है इंटरनल एनर्जी जो बार बार यूज होगा, राइट। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। वर्ड नंबर 6, इंटरनल एनर्जी। चलिए उससे पहले जो है इस पे एक छोटा सा हम लोग ग्राफ यहाँ ड्रा करते हैं। मान लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक अगर
ग्राफ बनाया जाए, राइट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर एक ग्राफ आप बनाते हैं इस प्रकार से, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच अगर कोई आप ग्राफ ड्रा करते हैं इस प्रकार से, तो मान लीजिए अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोबारिक प्रोसेस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा वी क्या है, जीरो है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यहाँ पर अगर ये कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि कोई ग्राफ इस प्रकार से हो रहा है तो ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी जो है क्या होगा? जीरो। तो डेल्टा टी जीरो होगा तो ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। और अगर ग्राफ इस प्रकार से है तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर ये तेजी से इसका स्लोप ज़्यादा है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि क्यू एक्सचेंज ये क्या है, होगा जीरो। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हमने 5 वर्ड देख लिए, वर्क एंड हीट, ये भी हमें समझना है और हमें इंटरनल एनर्जी भी समझना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि इस दोनों वर्ड के लिए हम एक छोटा सा वीडियो और बना दें, राइट। तो आप जो है हम लोग जो 6 और 7 वर्ड है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।